BLLB फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेकेंड पार्ट। प्रथम यूनिट में एक शब्द है प्राइम मिनिस्टर। अगर आपका प्रश्न आएगा तो उसके लिए आउटलाइन क्या होगी, कम से कम आउटलाइन की ही व्याख्या आप कर देंगे तो उतने देर में आप प्रश्न के साथ एक अच्छी व्याख्या मानी जाएगी। अनायास उसमें कुछ इधर उधर अनड्यू नकल करने का प्रयास न करें बच्चे, इसलिए इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री ये कहा जाए कि कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है, जबकि भारत में जब एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तब आप कहते हैं, तब वहाँ विकल्प रहता है राष्ट्रपति। लेकिन सारे कार्यों का संचालन, वास्तविक कार्यपालिका का संचालन किसके नाम से होगा, तब कहा जाएगा मंत्रिपरिषद के नाम से होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पद भी मंत्रिपरिषद का ही भाग है। अब रह गया कि प्रधानमंत्री भारत में डायरेक्ट चुना जाता है, डायरेक्ट उसका इलेक्शन होता है। सारे ग्रुप के जो बहुमत दल के नेता के रूप में जिस व्यक्ति का चयन होता है चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच से, उसे प्रधानमंत्री नामित किया जाता है। नामित करने के बाद जब वह अनुच्छेद शेड्यूल 3 में शपथ लेता है, तब वह अपने अधिकारों का उपभोग करता है, जिसे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति द्वारा अपने पद और कर्तव्य के अनुक्रम में शपथ दिलाई जाती है। उसे तब से प्रधानमंत्री कहा जाता है। मंत्रियों का प्रधान है, मतलब ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या है, तो सारे जितने भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, या स्टेट इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं, या जितने राज्यों की सारी विधायिका की मशीनरी है, सारे लोगों को इंटरलिंक किया जाता है। इसका दो ही सिद्धांत है, एक रूल ऑफ लॉ और दूसरा है पावर ऑफ सेपरेशन। इन दो सिद्धांतों के माध्यम से सेंटर अपनी भी एक व्यवस्था चलाता है और राज्यों की भी व्यवस्था का एक भाग बना रहता है। कोई भी राज्य संघीय ढांचे में संघ के सारे नियमों को फॉलो करेगा। इसीलिए हम पिछली बार के सेमेस्टर में तो नहीं बता सकते, लेकिन उसमें यह बताया गया होगा कि फेडरल कंसेप्ट क्या है, यूनिटरी कंसेप्ट क्या है, और यूनियन और सेंटर में क्या रिलेशन है। जब यूनियन की जगह हम सेंटर कह देते हैं, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, तब बात दूसरी हो जाती है। कहने मतलब जिस चीज़ को हम संवैधानिक रूप से भारत में विधि के स्टूडेंट होते हुए अगर आप पढ़ेंगे तब तो इस तरह से पढ़ेंगे। इन्हीं बातों को पॉलिटिकल साइंस वाले कुछ दूसरी तरह से पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस एक्ट पर ज़्यादा बात करता है, हम उनके प्रावधान, उनके गठन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन, उनके द्वारा अडॉप्ट की गई मेथड, सुप्रीम कोर्ट या किसी विशेष परिस्थितियों में की गई व्याख्याएं, या संविधान संशोधन के माध्यम से जो बची खुची व्याख्या हमारी अस्पष्ट रह जाती है, उसे हम केस लॉ के माध्यम से पूरा करते हैं। यही अंतर है पॉलिटिकल साइंस और हमारे लॉ के स्टूडेंट के सोच में। अब रह गए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसका उत्तर एक है, बहुमत दल के चयन के आधार पर बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री अपने कार्यों में सहयोग के लिए मंत्रियों का नामित करता है, उन्हें पदभार और कर्तव्य की शपथ दिलाने के बाद उनसे कोई रिपोर्ट की आख्या ले सकता है, कैसे योजनाएं संचालित की जाएंगी, राज्यों में कितना प्रभाव है, उनके भी मिनिस्टरों से यह मिनिस्टर अपनी आख्या व्याख्या लेंगे। एक पद गवर्नर भी बीच में बैठा हुआ है। राज्य की जब कार्यपालिका गवर्नर के अनुसार काम कर रही है और एक केंद्र में प्रेसिडेंट के सुपरविजन में एक
मंत्रिपरिषद काम कर रही है। तो दोनों में कुछ अंतर तो होगा। एक बृहद स्तर पे काम कर रही है, दूसरा एक सामान्य स्तर पे काम कर रही है। इनकी रिपोर्टिंग गवर्नर लेगा, तो जो अपॉइंट करेगा उसी के प्रति जिम्मेदारी जवाबदेही दोनों बनेगी। एक सेंटर का जो मिनिस्टर होगा जिस डिपार्टमेंट का, वो स्टेट के हर उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से संबंध रखता है। अभी हमने बोला था रूल ऑफ लॉ और पावर ऑफ सेपरेशन। अगर आप पहले सेमेस्टर में इसका कंसेप्ट जानते हैं तो व्यवहारिक रूप से यह समझने में बहुत आसान होगा। अब प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्टिंग कौन करेगा? सारे मिनिस्टर्स करेंगे। जो राज्य प्रभार के स्वतंत्र प्रभार के मिनिस्टर हैं वो अपने से बड़े मिनिस्टर को करेंगे। बड़े मिनिस्टर में कुछ ऐसे हैं जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं या उन्हें कहा जाता है कैबिनेट मिनिस्टर। वो लोग उन मिनिस्टर से अपनी रिपोर्टिंग लेंगे। सारे मिनिस्टर्स की रिपोर्टिंग पीएम को जाएगी। पीएम से या तो लोकसभा अध्यक्ष कुछ आख्या व्याख्या मान सकता है, उस समय उसको प्रस्तुत करके दिया जा सकता है, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। अर्थात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जो रिपोर्ट उनके कार्यपालिका के प्रमुख से गई है वही रिपोर्ट गवर्नर से भी गई है स्टेट की। इसलिए चेक एंड बैलेंस का नियम यहाँ लगता है। दूसरी चीज़ कि अगर प्रेसिडेंट के पदभार से संबंधित कोई केस लिखा जाना हो, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सरदारी लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सरदारी लाल में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपने विवेक की शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार। तीसरा केस लिखेंगे शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इतने प्रश्न, इतने केस तो आपको देना प्रेसिडेंट। दूसरा, जब पीएम के साथ आप लिखेंगे, पीएम बहुमत दल का नेता होगा, लोकसभा के सदन का नेता होगा या किसी जिस सदन का वह मेंबर है, तो जब गवर्नमेंट रन करती है तो दोनों सदनों में बहुमत की जिम्मेदारी के साथ ही पीएम के पद का कर्तव्य और भार दिया जाता है। अगर कोई बिल सदन में आती है उसके लिए सरकार मानवपूर्ण प्रयास से उस बिल को पास करा लेती है या कमेटियों के पास चर्चा के लिए भेजती है। उस चर्चा के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी सदन में चर्चा की जाएगी। भेजने के पहले भी सदन में चर्चा और भेजने के बाद भी। तब ऐसे पर वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर बिल पास हो गई तो गवर्नमेंट हमारी चलती रहती है, नहीं वरना कलेक्टिव जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर उस पीएम की नैतिक जिम्मेदारी बनती है त्यागपत्र दे दे। अगर किसी मिनिस्टर के द्वारा कोई गलत कार्य किया गया है जो उसके शपथ और पद कर्तव्य के अनुक्रम में नहीं है तो पूरा मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है, बशर्ते उसके पहले ही पीएम उस व्यक्ति से आख्या व्याख्या लेकर के उनके पदभार को मुक्त कर दें। दूसरे को कभी भी बना सकते हैं, शपथ दिलवा सकते हैं। पीएम के साथ और क्या आप लिखेंगे? पीएम क्या कर सकता है? प्रधानमंत्री सारे सीएम जितने स्टेट के हैं उनके साथ जितने सेंटर स्टेट रिलेशन की बात होगी वह भी करिए। न्यायपालिका के द्वारा या प्रेसिडेंट के द्वारा या संघीय कार्यपालिका के द्वारा कोई बनाए गए नियम को अगर स्टेट लागू करना नहीं चाहता है तो उन स्टेट की विशेष प्रावधानों को देखते हुए उनसे बात कर सकता है, उनसे आख्या व्याख्या ले सकता है। और क्या कर सकता है पीएम? सीएम को सीधा अपने पावर उतना ही डिलीवर करेगा जितना रूल ऑफ लॉ कहती है। आगे बताता हूँ कि इस गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। थैंक यू।